नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़े खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़े खबरों में सबसे पहले रुक करेंगे महाराष्ट्र के मुंबई से। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। क्रॉफोर्ड मार्केट में भीषण आग लगी है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची हुई हैं और आग को बुझाने की लगातार कोशिश की जा रही है। आग पर काबू पाने का अभियान चलाया जा रहा है और वो जारी है और अभी तक किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से भीषण आग यहां पर लगी हुई है मार्केट में और उसको बुझाने के लिए लगातार वहां पर दमकल कर्मी मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। आग पर काबू पाने के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है और लेवल 2 की स्तर की ये आग बताई जा रही है। दमकल कर्मियों की तरफ से बताया गया है कि लेवल 2 की आग लगी हुई है और उस पर काबू पाने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद। शुभम पांडे हमारे संवाददाता मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है फिलहाल इस मार्केट में लगी हुई भीषण आग को लेकर के? देखिए, आग ये तकरीबन शाम के वक्त लगी। मुंबई का क्राफ्ट मार्केट इलाका है जो मुंबई के जो है चीनी सामान ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं और बहुत बड़ी होलसेल की मार्केट लगती है और तकरीबन मुंबई के सीएसटी स्टेशन से ये सटा हुआ मार्केट है और बगल में ही पुलिस कमिश्नर मुख्यालय है, बीएमसी के दफ्तर है, बड़े बड़े दफ्तर इसी इर्द गिर्द इसके आसपास इलाकों में। ये आग एक होटल में लगी थी जिसके बाद गुब्बारे, जो काले कलर के गुब्बारे बड़ी तेजी से यहाँ पर, हालांकि इससे पहले ही आग और तेजी से पकड़ता। दमकल विभाग के 4 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर वहां पर राहत बचाव, वहां पर उन्होंने जो है पानी के फव्वारे के साथ उसकी बुझाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन अभी तक इस आग पर काबू नहीं पाया गया है। अगर इलाकों की बात करें तो आसपास के इलाकों में जैसे ही आग लगे लोग घरों से बाहर निकलने, चूंकि बहुत व्यस्त इलाका रहता है। मोहम्मद अली रोड से सटा हुआ इलाका माना जाता है मुंबई का क्राफ्ट मार्केट इलाका, बड़ा नामचीन इलाका है और इस तरीके से वहां पर आग लगना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े होते कि आग कैसे लगी। क्योंकि आग एक होटल में लगी है, इस वजह से बहुत सारे सवाल खड़े होते कि होटल में किस वजह से आग लगी। हालांकि अभी तक इसका पता नहीं चल पाया कि आग कैसे और किस तरीके से लगी। इसकी जांच अभी जो है चल रही है। जी जी शुभम, अभी तक जैसे कि आपने बताया कि आग पर काबू नहीं पाया गया है, तो कहां तक ये आग फैल चुकी है और कितना नुकसान अभी तक हो चुका है? देखिए, अगर नुकसान की बात करें तो अभी तक किसी की जान माल की नुकसान नहीं, क्योंकि लॉकडाउन था, होटल अभी शुरू हुआ, होटल को शुरू करने की यहाँ पर इजाजत नहीं मिली थी, इस वजह से वहाँ पर जान माल की किसी के नुकसान। हालांकि कुछ सामान जो जलकर वहाँ पर खाक हो चुके हैं। हालांकि बुझाव वहाँ पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। आग बुझाने के बाद ही यह पता चल पाएगा कि वहाँ पर कितने सामानों का नुकसान हुआ और क्या कुछ नुकसान हुआ है। इसके बाद ही यह कहना जो है पूरी तरह से स्पष्ट हो पाएगा कि वहाँ पर अभी तक कितने सामानों का नुकसान हुआ है। जी शुभम, अधिकारियों की तरफ से जो दमकल विभाग के अधिकारी या कर्मचारी वहां पर मौजूद हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? कब तक आग पर काबू पाया जाएगा और किस तरीके से ये आग अभी तक इस पर जो काबू नहीं पाया गया? देखिए, दमकल विभाग की मौके पर 4 गाड़ियां पहुंच चुकी थी। उसके बाद 3 और पानी के टैंकरों को वहां पर तुरंत ही मंगाया गया था ताकि जो आग वहां पर धीरे धीरे अपनी चपेट में और आसपास के क्षेत्र को कवर कर रहा था, तो वहां पर 3 और दमकल विभाग की तरफ से 3 पानी के टैंकरों को बुलाया ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाए। हालांकि पिछले 1 घंटों से वहां पर आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली। हमने जब इससे दमकल विभाग के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि थोड़ी समय पर वहां पर हम इस आग पर काबू पा जाएंगे। जी और इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस होटल में ये आग लगी है उसके आसपास कितनी दुकानें हैं जिनको आग ने अपनी चपेट में ले लिया है? क्योंकि देखिए, ये पूरा इलाका जो है मार्केट इलाका है। आम दिनों में दुकानें यहाँ पे थी, हालांकि कुछ कुछ चीजें दुकानों को खोलने का वक्त दे दिया था, लेकिन शाम के वक्त यहाँ पर दुकानें पहले ही बंद हो जाती है। और दुकानों की अगर बात करें तो अभी तक कोई दुकान इसकी चपेट में नहीं आया। हालांकि ये होटल में आग लगी थी, इस वजह से होटल के आसपास, अगर होटल से ज्यादा यह आग फैलने के पहले ही वहां पर दमकल विभाग की गाड़ियां पहुंच गई और तब तक उस पर थोड़ी बहुत राहत पा गए थे। तो इसमें अब तक दुकानों का कोई नुकसान, हालांकि वीवीआईपी इलाका माना जाता है, यहाँ से बड़े बड़े जो दिग्गज मंत्रियों का आवागमन होता है, क्योंकि मुंबई पुलिस का मुख्यालय भी इसी के ठीक बगल में ही है, तो इस वजह से वहां पर पुलिस तुरंत ही वहां पर पहुंच गई थी। जी और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है?
देखिए, पुलिस अधिकारियों ने वहां के इलाकों को तुरंत ही खाली करा दिया है। पुलिस की एक टुकड़ी वहां पर तैनात कर दी गई है ताकि आग पर जल्द से जल्द दमकल विभाग की तरफ से जब काबू पा जाए तो लोगों को फिर से वहां पर टहलने के लिए, चलने के लिए इजाजत दे। हालांकि जब आग लगी तब तक वहां पर लोगों को वहां से खाली करा दिया गया था, लेकिन पुलिस को भी इस बात की जांच करी कि आग वहां पर आखिर लगे कैसी, क्या शॉर्ट सर्किट था या किसी अन्य चीजों की वजह से वहां पर आग लगी। पुलिस इस बात की छानबीन कर रही है। जी शुभम, इसके अलावा दमकल की तरफ से क्या अन्य जो दमकल की गाड़ियां हैं वो भी बुलाई गई हैं अतिरिक्त, या फिर एसडीआरएफ या एनडीआरएफ को सूचना दी गई है? देखिए, अभी तक एनडीआरएफ और रिजर्व की कोई टीम वहां पर तैनात नहीं। दमकल विभाग के अधिकारियों का कहना है कि हम आग पर जल्द से जल्द काबू पा जाएंगे। हालांकि हमने जैसे पहले बताया कि 4 जो दमकल विभाग की गाड़ियां को मौके वादायत पर बुलाया गया था, हालांकि 3 पानी के टैंकर को और बाद में बुलाया गया ताकि आग पर पूरी तरह से काबू पा जाए। दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि हम जल्द से जल्द इस पर काबू पा जाएंगे और सिचुएशन उनके अंडर कंट्रोल हो जाएगा। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभम। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये आग लगी है, एक मार्केट, यहां पर ये आग लगी है और इतनी भीषण आग है कि दमकल की कई गाड़ियां वहां पर मौजूद हैं और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। कई घंटे से यहां पर मशक्कत की जा रही है दमकल कर्मियों के द्वारा आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन अभी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की तरफ। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने राज्य के वोटरों से सावधान होने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पंजाब राज्य की वोटर सूची में किसी भी तरह के संशोधन के नाम पर धोखेबाजी से बचें और वोटर सूची में किसी भी तरह का संशोधन करवाने के नाम पर कई राज्यों में धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार का संशोधन 1 से 30 रुपए में हो जाता है, लेकिन धोखाधड़ी करने वाले फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से 500 रुपए तक वसूल रहे हैं। अगर किसी भी वोटर को सूची में किसी भी तरह का संशोधन करवाना है या करना है तो उसकी जानकारी सीईओ पंजाब की आधिकारिक वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पंजाब के वोटरों से, पंजाब के मतदाताओं से यह अपील की है कि किसी भी तरीके से धोखाधड़ी से बचें, क्योंकि कई राज्यों में इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पर पैसे वसूली की जा रही है फर्जी वेबसाइट बना करके, लेकिन पंजाब के वोटर इस धोखाधड़ी से बचें और ऐसे किसी भी फर्जीवाड़े का शिकार ना हो। इसीलिए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह अपील की है पंजाब के लोगों से कि वो सावधान रहें और इस मामले को लेकर के सतर्कता बरतें। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ पंजाब की तरफ से ये अपील की गई है पंजाब के लोगों से कि धोखाधड़ी से बचें। और जिस तरीके से वोटर लिस्ट में संशोधन के नाम पर धोखेबाजी हो रही है, धोखाधड़ी हो रही है, लोग पैसा लूटने की फिराक में अनेकों हथकंडे अपना रहे हैं और इसी तरीके से फर्जी वेबसाइट इलेक्शन कमीशन की बनाई जा रही है अलग अलग जगहों पर पूरे देश भर में और लोगों को ठगने का काम किया जा रहा है। उसी को लेकर के ये अपील की गई है पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू की तरफ से। उन्होंने पंजाब के लोगों से ये अपील की है कि किसी भी तरीके से इस फर्जीवाड़े का शिकार ना हो और किसी भी तरह की अगर जानकारी आप चाहते हैं चुनाव आयोग से संबंधित तो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर जाकर के किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। अगर वोटर लिस्ट में कोई संशोधन करना या करवाना है तो वो भी आप वहां पर जाकर करवा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है अलग अलग राज्यों से, उसका शिकार कोई भी पंजाब का वोटर ना हो, पंजाब के मतदाता को किसी भी तरह की इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो कि वो ऐसे फर्जीवाड़े में फंसे और किसी की ठगी का शिकार हो जाए। इसी को लेकर के पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर एस करुणा राजू ने यह अपील की है पंजाब के लोगों से, पंजाब के मतदाताओं से, खासतौर पर अगर कहें तो पंजाब के मतदाताओं से यह अपील की गई है कि किसी भी प्रकार का अगर आप संशोधन करवाते हैं। विनीत कपूर हमारे विशेष संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनीत जी, क्या कुछ पूरी जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने क्या कुछ अपील की है पंजाब के मतदाताओं से? देखिए, सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जिस तरह से पंजाब के अंदर लगातार जो पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी वो कहीं ना कहीं वोटर लिस्ट के अंदर इजाफा करने की कवायद में जुटे हुए हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग एलिजिबल हो चुके हैं उनकी वोट पंजाब में बनाई जाए ताकि पंजाब के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। इसको लेकर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और इसी बीच जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपना नाम जो है संशोधित लिस्ट के अंदर शामिल करवाना चाहता है, यानी वो एलिजिबल हो चुका है और सीधे तौर पर वोट बनवाना चाहता है, तो उसको किसी तरह का
शुल्क देने की जरूरत नहीं है, किसी तरह का पैसे देने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है वो निःशुल्क हर एक वोटर की वोट बनवाने का काम करते हैं। तो ऐसे में इस तरह की जरूर कहीं ना कहीं जो पंजाब वासियों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा पंजाब वासी जो एलिजिबल हो चुके हैं वो अपनी वोट बनाएं। इसलिए भी ये जरूरी है क्योंकि कुछ समय बाद पंजाब के अंदर विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं। तो ऐसे में उसको लेकर अभी से कहीं ना कहीं जो पंजाब की बात करें तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो करुणा राजू हैं वो कमर कसते नजर आ रहे हैं। जी विनीत जी, जिस तरीके से पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से ये कहा गया है कि फर्जीवाड़ा हो रहा है देश भर में अलग अलग जगहों पर, उसको लेकर के सावधान रहने की अपील की गई है लोगों से, तो इस तरीके के क्या अभी तक मामले सामने आ चुके हैं पंजाब में भी? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर कई बार इस तरह की खबरें निकलकर सामने आती हैं कि कहीं ना कहीं फर्जी वोटरों की लिस्ट भी एक सामने आ जाती है और चुनावों के समय में तो ऐसी लिस्टें जो हैं वो बड़े लेवल पर निकल के सामने आती हैं। तो कहीं ना कहीं उनसे किस तरह से बचाव करना है, किस व्यक्ति की वोट पंजाब में बननी है, उस सारी प्रक्रिया को खुद जो निर्वाचन अधिकारी हैं अपनी देखरेख में मुकम्मल कर सकते हैं। समय समय पर जो रिकॉर्ड्स हैं उसकी भी चेकिंग करते रहते हैं। इसके अलावा उनका ये भी प्रयास रहता है कि चुनाव फ्री और फेयर हो, किसी तरह का दबाव ना हो, किसी तरह की धांधली ना हो। और पिछले काफी चुनाव उनकी देखरेख में इस तरह के हो भी चुके हैं जिसमें धांधलियों की कोई खबर निकलकर सामने नहीं आई। तो ऐसे में यही प्रयास है और इसीलिए उन्होंने पंजाब वासियों से अपील की है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन का जो पंजाब वासी हैं वो भी समर्थन करते नजर आए ताकि पंजाब में फेयर वोटर्स जो हैं वो अपने वोट को कास्ट कर सकें। जी विनीत, और इसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने अपने उसमें विज्ञप्ति में ये बात कही है कि जो फर्जी वेबसाइट बना करके लोगों को ठगने का काम किया जाता है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्या इस तरीके की कितनी फर्जी वेबसाइट चल रही हैं और जो लोग ठगी कर रहे हैं उनमें कितने गैंग शामिल हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम गैंग्स की बात करें तो फिलहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस मामले में जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। पंजाब का जो साइबर सेल है वो इस मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि आखिर ये क्या पूरा माजरा है, क्योंकि चुनाव आयोग के संज्ञान में ये मामला निकलकर सामने आया था कि इस तरह का गैंग जो है वो सक्रिय है जो कहीं ना कहीं इस तरह की साइट के माध्यम से पंजाब के जो वासी हैं उनको कहीं ना कहीं गुमराह भी कर रहा है और पैसे ऐंठने की उनसे तैयारी भी है। धोखेबाजी का सिलसिला जो है वो शुरू होता नजर आ रहा है। तो इसी वजह से यहाँ पर सभी को चौकस रहने की जो सलाह है वो मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर यहाँ पर उन्होंने ये भी कह दिया है कि अगर ज्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए जो पंजाब की जो निर्वाचन अधिकारी की अपनी जो वेबसाइट है यानी ceo.punjab.nic.in जो है उसके माध्यम से लोग जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसी तरह की कोई फीस जो है वो सीधे तौर पर इनसे नहीं ली जा रही है। तो सामने जो मामले आए जिसमें ये कहा गया कि संशोधित लिस्ट के अंदर नाम शामिल करवाने के लिए 500 रुपया जो है वो वोटरों से लिया जा रहा है या उसके अलावा जो पैसों की मांग की जा रही है, तो ये सभी गतिविधियों से जो करुणा राजू हैं वो इनकार करते नजर आए हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं जो भी एलिजिबल है उसकी चुनाव आयोग जो है निःशुल्क वोट बनाता है और उसको अधिकार दिया जाता है कि वो चुनाव के समय अपने मत का इस्तेमाल कर सके। लेकिन विनीत जी, जिस तरीके से ये बात सामने निकल करके आई है तो इसमें ये देखने वाली बात है आखिर किस तरीके से आम जो लोग हैं, जो मतदाता हैं, वो किस तरीके से पहचान कर पाएंगे कि ये आदमी उनसे ठगी करने वाला है, किस तरीके से वो वारदात को अंजाम देते हैं? बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो यह मामला जो है वो संज्ञान में आ चुका है और जल्द ही इस तरह के रैकेट्स पर शिकंजा भी जो है वो कसता हुआ नजर आएगा। और इसी को लेकर जिस तरह की यहाँ पर लोगों को भी हिदायतें जारी की गई हैं और जो हिदायतें यहाँ पर लोगों को जारी की गई हैं उन हिदायतों के आधार पर ही आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं चुनाव आयोग एक कैंपेन भी शुरू करता नजर आ सकता है जिस वजह से लोगों को और ज्यादा जागरूक किया जा सके और ये जो धोखेबाजी करने वाले लोग हैं, धोखेबाजी करने वाले, इन पर शिकंजा कसा जा सके। जी तमाम अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विनीत। तो किसी भी तरीके की जानकारी अगर आप चाहते हैं चुनाव आयोग से संबंधित, चुनावों से संबंधित, तो चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन किसी भी तरीके से फर्जीवाड़े का शिकार नहीं होना है। कुछ लोग फर्जी वेबसाइट बनाकर के चुनाव आयोग की और लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे हैं। 500 रुपए तक संशोधन के नाम पर ले लिए जाते हैं
और ये अहम जानकारी दी गई है पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से और अहम अपील पंजाब के लोगों से खासतौर पर की गई है। जिस तरीके से चुनाव आने वाले समय में होने हैं और उसको लेकर के इस तरीके के फर्जी गैंग अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, उसी को लेकर के ये अपील पंजाब के लोगों से एएनबी न्यूज भी करता है कि इस तरीके से फर्जीवाड़े के शिकार ना हो हमारे दर्शक और राज्य के मतदाता। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आगरा स्वास्थ्य विभाग की एक और बड़ी लापरवाही सामने आई है। 80 साल के बुजुर्ग की मौत के बाद कोरोना नेगेटिव बताकर परिजनों को शव दे दिया गया और परिजनों ने शव को घर लाकर के विधि विधान से उनका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन अब अंतिम संस्कार के बाद विभाग की टीम मृतक के घर पर पहुंची और मृतक बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव बताया गया। मृतक के परिवार और कॉलोनी अब दहशत के माहौल वहां पर फैल गया है और परिजनों को क्वारंटीन किया गया है। 3 दिन पहले 80 साल के बुजुर्ग को सरोजनी नायडू यानी कि एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था और हार्ट अटैक के कारण बुजुर्ग की मौत हो गई थी। थाना एतमादुल्ला के विकास नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो स्वास्थ्य विभाग आगरा का मॉडल जब कोरोना वायरस की जब शुरुआत हुई थी भारत में, तो आगरा को एक मॉडल के रूप में पेश किया गया था। लेकिन आगरा के जो स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है उसकी वजह से आगरा की जो स्थिति बनी हुई है वो बेहद दयनीय बनी हुई है और आगरा से लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के मामले भी सामने आ रहे हैं। मेरे फादर की कल डेथ हुई थी सुबह 5 बजे एसएन मेडिकल में। वो संडे की रात से एडमिट थे, वहीं अंडर ट्रीटमेंट थे। कल सुबह उनकी डेथ हो गई है और वहाँ से हमें जो है ये बताया गया था कि आपकी रिपोर्ट आएगी तब डेड बॉडी मिलेगी। बाद में उन्होंने 7 बजे हमें डेड बॉडी दे दी थी कि आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, आप ले जाइए अंतिम संस्कार कर दीजिए। तो हमने कल अंतिम संस्कार कर दिया था उनका। कल रात को 7 बजे से मेरे पास सीएमओ ऑफिस से फ़ोन आ रहे थे और आज सारी टीम आई हुई है, वहाँ से स्वास्थ्य विभाग की टीम आई है। अभी जो है नगर निगम से भी फ़ोन आया है कि आपके यहाँ आ रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि आपके यहाँ आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव है। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो अगर कल नेगेटिव थी तो आज पॉजिटिव कैसे हो गई। इससे पहले अंडर ट्रीटमेंट थे तब भी वहाँ मुझे ये बताया गया था, वहाँ अंडर ड्यूटी डॉक्टर ने कि नेगेटिव आई है रिपोर्ट। तो पता नहीं चल रहा है कि क्या सिस्टम है इनका और अब हमसे कह रहे हैं कि अब हम क्वारंटाइन रहेंगे। जब आप बॉडी लेके आए थे आपने पूछा था उनसे? हाँ, उन्होंने दिया था। हमने पूछा था कि अब इसको हम क्या करें, तो बोले कि आपकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, आप ले जाइए अपने तरीके से अंतिम संस्कार कर दीजिए। बोले अगर पॉजिटिव होती तो हम आपको देते नहीं, फिर आपको इलेक्ट्रिक उस पर भेजते शमशान पे। ठीक। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर के पूरी, अब क्या कुछ कहा जा रहा है अस्पताल प्रशासन की तरफ से? जी बिल्कुल, देखिए जितेंद्र, आपको बताना चाहूंगा आज जिस तरीके से जो लापरवाही एक देखने को सामने मिली है, तो कहीं ना कहीं उससे पहले भी ये जो आगरा स्वास्थ्य विभाग की जो लापरवाही है हर बार देखने को मिली है। क्योंकि जब मृतक की जब मौत हो जाती है उसके बाद जो है जो रिपोर्ट आती है वो पॉजिटिव आती है, मगर और उसके बाद जो दाग संस्कार जब हो जाता है तो उसके बाद जो है जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आती है। तो कहीं ना कहीं आगरा स्वास्थ्य विभाग की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिलती है। जी जितेंद्र जी, इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है अब सफाई में? जी बिल्कुल, देखिए जो हाल ही में जहां पर जो है एसएन मेडिकल कॉलेज में जहां पर जो जांच जो लैब बनाई गई है वहां पर जो इंचार्ज हैं फिलहाल उनके ऊपर जो कार्रवाई की बात कही गई है, जो आज जो मामला सामने आया है, तो उसको जो बेटा है राजेश जाधव, उन्होंने साफ ये बोला है कि जब हमारे पिता की जब मौत हो गई और जो रिपोर्ट आई थी वो नेगेटिव आई थी और उसके बाद में जब हमने विधि विधान से जो दाग संस्कार किया उसके बाद जब हमें आगरा स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं वो बता रहे हैं कि पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, तो उन्होंने जो है मानहानि दावा करने की बात कही है। जी और पुष्पेंद्र, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जिला अधिकारी की तरफ से स्वास्थ्य विभाग के, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही लगातार सामने आ रही है अलग अलग अस्पतालों से आगरा से, तो क्या स्वास्थ्य विभाग वहां पर अलर्ट नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए यतेंद्र, बताना चाहूंगा आगरा जो जिलाधिकारी हैं प्रभु एन सिंह, जो उनकी तरफ से भी जांच कराने के पूरी तरह से आदेश किए गए हैं कि इस तरीके से जो मामले आ रहे हैं उसमें गंभीरता से जांच की जाए और जो मामले जो रिपोर्ट में जो रिपोर्ट जो है नेगेटिव और पॉजिटिव जो आ रही है तो उसमें कहीं ना कहीं आगरा स्वास्थ्य विभाग जो है आगरा जिलाधिकारी सख्त कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं जो है। जी और जिस इलाके का ये मामला है वहां पर लोगों में जो दहशत का माहौल बना हुआ है, क्या वहां पर अब जांच के लिए कार्रवाई की जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या फिर अभी तक उनकी कोई जांच नहीं ली गई है? चाहूंगा ये थाना एतमादुल्ला इलाके के विकास नगर का मामला है। आज सुबह वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंची थी और जो परिवार के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से क्वारंटीन कर दिया है और जो आसपास के जो पड़ोस के जो लोग हैं उनको घरों में बंद कर दिया और जो उनके जो सैंपल हैं वो लेना शुरू कर दिया। जी यतेंद्र।
जी, और इनकी सैंपलिंग अब शुरू कर दी गई है, लेकिन जो परिजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनकी तरफ से क्या कुछ मांग की जा रही है? जी बिल्कुल, जो मृतक के जो बेटे हैं राजेश जादौन, उनकी तरफ से साफ ये कहा गया है कि अब जो रिपोर्ट जो आई है वो पहले नेगेटिव थी। जब पिताजी की मौत हो जाती है उसके बाद हमने दाह संस्कार भी कर दिया, उसके बाद जो रिपोर्ट कहीं ना कहीं पॉजिटिव आती है, तो एक बड़ी लापरवाही उन्होंने आगरा स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं उन पर एक आरोप लगाया है। जी, और जिस तरीके से आगरा से लगातार जब कोरोना संकट की शुरुआत हुई थी पुष्पेंद्र हमारे देश में, तो आगरा को एक मॉडल के रूप में पेश किया जा रहा था देश भर में, लेकिन आगरा में जिस तरीके से लगातार स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, उसको लेकर के क्या कुछ सतर्कता जिला प्रशासन की तरफ से बरती जा रही है और क्या कुछ मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया इस पूरे मामले को लेकर के? जी यतेंद्र, बिल्कुल देखिए, आपको बताना चाहूंगा ऐसे ही पहले भी कई मामले सामने आए हैं और इसमें जो है आगरा उत्तर प्रदेश सरकार और आगरा डीएम की तरफ से आगरा के सीएमओ और एक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी थे, उन पर एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, मगर उसके बाद भी आगरा स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जी यतेंद्र। जी, तमाम अहम जानकारी देने के लिए पुष्पेंद्र आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये जिस तरीके से आगरा में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आ रही है, ये एक बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है। चलिए इसी बीच रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है। सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया गया है। मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी शुरू कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। पुंछ से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया है। भारतीय सेना भी वहां पर मुस्तैद है। लगातार मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना भी जवाबी कार्रवाई कर रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, घुसपैठ कराने की कोशिश भी वहां पर की जाती है आतंकवादियों की, और भारतीय सेना वहां पर पूरी तरह से सतर्क और मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है। एक बार फिर से वहां पर फायरिंग शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से लगातार इस तरह की कायराना हरकत की जा रही है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से मनकोट सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर गोलीबारी की जा रही है और भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ से ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर लगातार गोलीबारी फिलहाल जारी है और भारतीय सेना की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन एक बार फिर से किया गया है। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? जी देखिए, पाकिस्तान ने फिर नापाक हरकत को अंजाम दिया है और जिला पुंछ के मनकोट इलाके में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है और जिसका भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब दे रही है। लगातार एलओसी को ही टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि घुसपैठ करवाना चाहता है और ऐसी भी खबरें मिल रही हैं कि पाकिस्तान जो है उन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है जो करीब 50 के करीब हैं और उनको इसलिए ट्रेनिंग दे रहा है क्योंकि उनको ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि वो लोग ड्रोन के जरिए आईडी जो एक्सप्लोज जो कर सके कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को निशाना बना सके। इसी के चलते लगातार पाकिस्तान एलओसी को टारगेट कर रहा है और आतंकियों को घुसपैठ करवाने के लिए इसी वजह से मनकोट, राजौरी और सभी सेक्टर पर पाकिस्तान लगातार फायरिंग कर रहा है। जी, और जिस तरीके से पाकिस्तानी सैनिक ढेर किए गए हैं उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। आखिर क्या कुछ वजह बताई जा रही है और किन रिहायशी इलाकों को भी क्या निशाना बनाया जा रहा है वहां पर? जी देखिए, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता है, क्योंकि उसके पास आ जाके सिर्फ कश्मीर का मुद्दा रह जाता है। कश्मीर मुद्दे पर वो विश्व का ध्यान जो है आकर्षित करना चाहता है और वहीं कश्मीर के लोगों में सिंपैथी हासिल करना चाहता है कि कश्मीर मुद्दे पर वो उनके साथ है। लेकिन जिस तरह से लगातार अगर बात करें
तो यहाँ के युवाओं को बरगलाकर वहां पर आतंकवाद की ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग कैंप जो है पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं, जो सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान जो है भारतीय सेना ने ध्वस्त भी किए थे, लेकिन उसके बावजूद फिर से उनको ट्रेनिंग सेंटर को उन्होंने खड़ा किया है और वहां पर आतंकियों की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है ताकि कश्मीर घाटी को फिर से सुलझाया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय सेना मुस्तैद है और रिहायशी इलाकों को, खास करके जो बालाकोट सेक्टर है, सुंदरबनी सेक्टर है, या फिर राजौरी का बाबा खोड़ी है, कलाल है, इन सब इलाकों में पाकिस्तान जो है रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा है और ध्यान भटकाने की कोशिश जो है पाकिस्तान कर रहा है ताकि घुसपैठ करवाकर कश्मीर को फिर से अशांत किया जा सके। जी बिल्कुल। फिलहाल क्या कुछ कोई नुकसान की जानकारी मिल पा रही है? जी देखिए, अभी फिलहाल जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय सेना जो है पूरी तरह से माकूल जवाब जो है वो दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ जूतों की लैंग्वेज समझता है। वो अगर यहाँ एक जवान शहीद होता है तो पाकिस्तान के जब तक 10 नहीं मरते तब तक पाकिस्तान को होश नहीं आती है। इसी वजह से आज भी पाकिस्तान की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया था, और जिसमें पाकिस्तान के करीब 5 सैनिक जो है वो मारे गए और 3 से 4 चौकियां जो है पाकिस्तान की वो तबाह की गई थी। और लगातार इसी वजह से पाकिस्तान जो है इन्हीं इलाकों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जो है अच्छी रिटेलिएशन जो है भारतीय सेना ने दी है और पाकिस्तान जो है बौखलाया हुआ है। जी रविंद्र, और इसके अलावा क्या कुछ जानकारी है? क्या छोटे हथियारों से गोलीबारी की जा रही है या फिर गोलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है? जी देखिए, अगर बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान जो है मशीन गन से और खास करके मोर्टार के गोले जो हैं वो 120 mm और 80 mm के जो गोले हैं मोर्टार के वो दाग रहा है रिहायशी इलाकों में। और कई जगह पर पाकिस्तान की तरफ से जब राजौरी के कल भी इलाके में फायरिंग की थी, वहां पर जंगलों में आग लग गई थी, और यही वजह है कि पाकिस्तान उन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां पर। अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान ने एक बार फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और लगातार भारतीय सेना भी मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दे रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के मुंबई में एक घाटकोपर में एक दुखद खबर सामने आई है, जहां पर एक मासूम नाले में गिर गया है और दोपहर के समय यह बच्चा नाले में गिर गया था, जिसके बाद उसे तलाशने के लिए मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम पिछले कई घंटे से लगी हुई है और एनडीआरएफ और भारतीय नौसेना के गोताखोरों से भी मदद ली जा रही है। जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना की 3 टीम मौके पर मौजूद हैं और एनडीआरएफ के 12 जवान भी मौके पर मौजूद हैं और गोताखोरों की मदद से खोज और बचाव अभियान जारी है। घाटकोपर का यह पूरा मामला है, जहां पर एक नाले में एक मासूम गिर गया है और उसको बचाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बचाव अभियान वहां पर लगातार जारी है, लेकिन अभी तक मासूम बच्चे की कोई भी खबर नहीं मिल पाई है। चलिए फिलहाल बड़ी खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बयान, कमान, हुक्मरान, दौड़ते राजमार्ग, पगडंडियां मौन, अवाम के दुख दर्द पर बोले कौन? सियासत के पतीले में उबलते अधिकार, जनता पर दीवान हर कोई है सरकार, फिर भी कहते हैं जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए यह है लोकतंत्र। लोकतंत्र राज